इसी में पार्ट बना लेना, ठीक है। पार्ट ए है इफ जेड एल इज इक्वल टू दिस ना और इतना इतना है तो फाइंड आई एल एंड थीटा, ठीक है। ये पार्ट ए है। इसी में पार्ट बी भी देखेंगे, पार्ट सी भी देखेंगे, सारा चीज़ इसी में करने वाले अपन लोग। सचिन 54.43 तो सिर्फ स्टार लोड का आ रहा है भाई। ओके। जीव सिद्धि 54.48, ठीक है, मतलब 54 और एंगल कितना है -15। ओके। अंकित का भी -15, कुलकर्णी का भी -15, मतलब एंगल आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है -15, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऑप्शन दे दिया रहता और ऑप्शन में आपको ऐसा रहता 54.4 एट एन एंगल ऑफ +20, तो उसको बिना देखे हुए भी आप कट कर सकते थे। रीजन बता सकते हो? अगर इसमें ऑप्शन में मैं दे देता 54.4 एट एन एंगल ऑफ +20, तो उस ऑप्शन को ऐसे ही आप रिजेक्ट कर सकते थे। रीजन बता सकते हो क्यों? बिल्कुल सचिन, ठीक है, ठीक है। चलो सॉल्व किया जाए इसको, चेक करते हैं कितना आंसर है एग्जैक्टली। तो मुझे भी पता नहीं, अभी क्रिएट किया हूँ क्वेश्चन आपको कुछ समझाने के लिए। चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। और ये क्वेश्चन का पार्ट ए मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। इसी में पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी सब कर लेंगे, अलग से क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है। एक हम डेल्टा कनेक्शन ले लिए, एक स्टार कनेक्शन, इसमें मैं पावर भी निकाल दूंगा। पावर निकालने के बाद टोटल इनपुट पावर फैक्टर भी निकाल दूंगा। इनपुट पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए कैपेसिटर भी लगा दूंगा। सब इसी में कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। इसी में कर लेंगे ताकि टेंशन ही नहीं रहे। चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं ना, ये छोटी सी चीज है, एक का नहीं आ रहा था आंसर, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या करेगा, जीओसी का पार्ट भी नहीं है फिर भी मैं लिख दिया हूं। देखो वीएन आपका दे दिया 200 एट एन एंगल ऑफ +30 एंड वीसीएन दे दिया है 200 एट एन एंगल ऑफ -90। दैट मीन्स कि देखो अगर मैं रेफरेंस ऐसा कुछ मानता हूं कि ये मान लो रेफरेंस हमारा 0 डिग्री है, तो वीएन किधर जाएगा, तो +30 डिग्री पे जाएगा, मतलब कि रोटेट क्लॉकवाइज कितना से 30 डिग्री से। जो लोग डे 1 से नहीं पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या किया। ये आपका 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से VCN आपका कितना जा रहा है -90, 0 से -90 जाना है, मतलब रोटेट किधर क्लॉकवाइज कितना से, तो 90 डिग्री से। तो ये हमारा VCN हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 + 30 कितना हो गया 120। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये वाला आपका 120 हो गया। तब देखो मैं बोल रहा हूं कि सिस्टम बैलेंस है, कहीं दिया नहीं हुआ है, फेस सीक्वेंस पूछ रहा है तो बैलेंस सिस्टम ही लेते हो, नहीं दिया हुआ है तो बैलेंस सिस्टम ले लो, ठीक है। तो यहां देखो बैलेंस सिस्टम में VAN यहां है, VCN यहां है, इसके बीच का 120 है। दैट मीन्स VBN किधर होगा, इधर, ठीक है। VBN किधर होगा, इधर। अब ये तीनों 120 बना रहा है, ऐसा कुछ फेजर है। अब ध्यान से देखो, मैं बोला कि अगर फेजर आपको सीक्वेंस निकालना है तो हमेशा फेजर को क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। फेजर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके और हमेशा अपनी जगह खड़ा रहो, एक जगह खड़े रहो। तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ और इसको रोटेट कर दो, इसको रोटेट कर दो किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो कैसे कट रहा है, यहां खड़े हो, जब रोटेट कर रहे हो तो पहले C आएगा, फिर B आएगा, फिर ये A आएगा, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है CAB। अगर आप A को लेगो तो यहां से घूमते हुए A आएगा, फिर उसके बाद B आएगा, फिर उसके बाद C आएगा, मतलब कि ऐसा भी आएगा ABC या फिर BCA, यही आ सकता है। ये कैसा सीक्वेंस, VAN उल्टा हो गया क्या, गलती हो गया ना, ABC नहीं आएगा। अगर आप यहां पे ऐसे करते हो तो ACB आएगा, ACB, और उसके बाद अगर आप C को लेते हो CBA, CBA ऐसा। तो CAB, ACB, CBA थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ABC आता तो ऑब्वियसली हम बोलते पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, लेकिन ACB आ रहा है, दैट मींस ये कैसा हो गया, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो हमेशा फेजर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो और चेक करो, कहीं भी खड़े हो जाओ, A के आगे खड़े हो जाओ तो आपको आसान हो जाता है। A के हमेशा आगे खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, इस जगह पे, इस जगह खड़े हो गए और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। पहले A आया, फिर ये घूमते हुए आएगा C, फिर घूमते हुए आएगा B, तो ACB, मतलब कैसा हो गया, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो A के आगे हमेशा खड़े हो जाओ तो समझ में आ जाएगा, या A पे खड़े हो जाओ जैसा भी है। तो पहले A कट करेगा, फिर C कट करेगा, फिर B कट करेगा, दैट मीन्स नेगेटिव ACB, ठीक है। तो एक का डाउट था ना, एक लड़की का, क्लियर हो गया। पॉजिटिव क्यों आ रहा था, क्योंकि तुम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो सकता है,
हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लो ना, एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव माने, ठीक है। और हर जगह देखो ना, जो हम फेजर भी बनाते हैं तो जो भी प्लस होता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज फॉर रेफरेंस रोटेट कराते हैं। तो प्लस क्या है, पॉजिटिव ही तो हुआ है काइंड ऑफ, इसलिए उसको पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बोलते हैं। तो रटो मत, चीजों को समझो, है ना, चीजों को समझना जरूरी है। और ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है GOC 23, इसी में सारा चीज मैं कराने वाला हूं, तो इसको बहुत अच्छे से नोट करना, ठीक है। ये कर लिए तो उसके बाद कहीं भी 3 फेज सर्किट में डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है वर्तिका, आप समझ में आ गया। हाँ चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये है, ये पहला पार्ट ऑप्शन ए, ठीक है, पार्ट ए बोल देते हैं, ऑप्शन ए नहीं, पार्ट ए। जेडल चेंज नहीं होगा, जेडल इज इक्वल टू 3 + J3 ही रहता है, ठीक है। अब देखो कैसे हम सोल्व करेंगे इस चीज को। आपसे पूछा क्या, देखो यहां पे ध्यान से देखो, कुछ भी दिया हुआ है, सीक्वेंस कैसा है, नहीं पॉजिटिव ही है, सीक्वेंस कैसा है, पॉजिटिव, नहीं दिया हुआ है तो पॉजिटिव लेंगे। ये देखो, ये आपका डायरेक्ट आर से कनेक्ट है, ये वाई, ये वी, तो वी आर वाई, आर वाई भी पॉजिटिव सीक्वेंस लेंगे। एक ये डेल्टा कनेक्टेड लोड हो गया जो कि प्योरली रेसिस्टिव लग रहा है, और दूसरा यहां देखिए स्टार कनेक्टेड लोड जो कि आपका इंडक्टिव लोड है, ठीक है। ये दोनों चीज समझ में आ गया सर, आपने बताया भी था। अब देखो ध्यान से, वी आर वाई इज नथिंग बट 400 एट एन एंगल ऑफ 30। वी आर वाई कितना है, ±400 एट एन एंगल ऑफ +30। पहले हम इसका ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो वी आर वाई कितना आ रहा है, इसके और इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप, इसके और इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप 400 एट एन एंगल ऑफ 30 है। तो मुझे बताओगे आई आर वाई कितना मिलेगा, आई आर वाई इन डेल्टा कनेक्टेड लोड, जैसे लिखा रहा हूं उसी तरह से लिखना, आई आर वाई कितना मिलेगा, आई आर वाई इज नथिंग बट वी आर वाई अपॉन 20। वी आर आई कितना है, 400/20 करो, 20 एट एन एंगल ऑफ +30। तो एंगल चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, 400 एट एन एंगल ऑफ 30 है, डिवाइडेड बाय 20 करोगे, मतलब आई आर वाई और वी आर वाई दोनों सेम फेज में हो गया क्योंकि रेसिस्टिव लोड है। तो लाइन वोल्टेज, लाइन करंट दोनों सेम फेज में इसलिए आ रहा है क्योंकि रेसिस्टिव लोड है। तो यहां तक हमको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेके अगर मैं यहां का करंट निकालू I1, इसको मैं मान लेता हूं I1, ठीक है। तो ये हमारा लाइन करंट हुआ इस डेल्टा कनेक्शन के लिए, ये हमारा क्या हुआ, लाइन करंट हुआ इस डेल्टा कनेक्शन के लिए। ये हमारा फेज करंट है, ये फेज करंट है, ये फेज करंट है, लेकिन ये जो है ये लाइन करंट हुआ इस डेल्टा कनेक्शन के लिए। तो I1 विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IRY जो डेल्टा कनेक्शन का है, और कितना से फेज डिफरेंस डिस्प्लेस हो जाएगा, -30। हम लोग देखे थे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में जो आपका लाइन करंट है और फेज करंट है, डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, फेज करंट अगर आपका 0 पे है तो लाइन करंट कहां जा रहा था, -30। और वोल्टेज में अगर देखते थे तो फेज वोल्टेज अगर 0 पे है तो लाइन वोल्टेज कहां जा रहा था, +30। कब, स्टार कनेक्शन में। तो I1 जो आपको मिलेगा कुछ ऐसा। अब देखिए I1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ 20 एट एन एंगल ऑफ +30 इंटू 1 एट एन एंगल ऑफ -30। ऐसा ही कुछ आएगा, बिल्कुल सर ऐसा ही आना चाहिए, आप बोल रहे हो तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये +30 -30 तो 0 दे दिया, तो 20√3 एट एन एंगल ऑफ 0, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मतलब लाइन करंट इसका डेल्टा कनेक्शन का जो लाइन करंट होगा I1 वो आपका 0 डिग्री पे आ गया। ध्यान से देखो, क्लियर, नो सर, बताओ तो गलती कहां है, बताओ ना, बताओ, तुम बताओ, कोई गलती है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। ये अलग बात है, ऐसा क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं किए होगे, नहीं नहीं, तो क्या होगा बताओ ना। अच्छा गलत नहीं है ये बोल रहे हो, या सही नहीं है ये बोल रहे हो, बताओ तो सही, करेक्ट है कि नहीं। I1 जो होगा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में हम लोग निकाले थे ना, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का देखो टेबल, उसमें हमारा फेज करंट और लाइन करंट के बीच का एंगल कितना था, -30।
तो ये IRY 0 पे है तब ना आपका लाइन करंट -30 पे है। यहाँ IRY आपका 30 पे है तो लाइन करंट तो +30 -30 0 पे आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ हमें लगा कि हम गलती कर दिए क्या, डर लगता है ना, तुम लोग जीनियस हो गए हो, ठीक है, तो डर लगते रहता है कहीं गलती नहीं कर दो। चलो ठीक है, अब उसके बाद देखो ये आपका I1 हमने निकाल लिया 20√3 एट एन एंगल ऑफ 0। अब आते हैं इसमें, इस स्टार कनेक्शन का ले लो। तो स्टार कनेक्शन में देखो VRY आपको दिया हुआ है 400 एट एन एंगल, तो VRN बताओ, VRN कितना होगा ये बताओ। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में ये याद रखना, ठीक है, मैं इसको ओमिट कर रहा हूं। फेजर, फेजर जो लोग खा गया मतलब खत्म, गेम ओवर हो गया उसका, ठीक है। और जो रटते हैं वो तो जाएं, वो तो फिर तो हो गया उनका। ठीक है, मैंने गलती से फेजर एडिशन ना करके नॉर्मल एडिशन ले, अभी खा लिए स्मृति, अभी फेजर खा गए। ठीक है, तो अपने आप को लगा लो, देखो नीचे बोल भी रहा है सचिन, तब पर लगा लो, ठीक है। चलो अब आते हैं स्टार में। तो देखो अगर वी आर वाई आपका 400 एट एन एंगल 30 है तो VRN कहां जाएगा, इन स्टार कनेक्शन, इन स्टार कनेक्शन। अगर आपका VRY कितना है 400 एट एन एंगल ऑफ +30, तो VRN कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 400/√3 एट एन एंगल ऑफ 0। कोई गलत है क्या, ठीक है, कोई गलती है, 400/√3 एट एन एंगल ऑफ 0। याद से देखो, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, जब मैं स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज को 0 मानता था तो आपका लाइन वोल्टेज +30 पे जाता था। तो लाइन वोल्टेज अगर +30 पे दिया हुआ है तो फेज वोल्टेज 0 पे आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, ये आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज है जो कि √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज लाइन टू लाइन बाई √3। सही है सर, चलो आप लोग अप्रूव करते हो तभी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको VRN पता चल गया तो मेरे को यहां का I2 बता दो। तो सर I2 कुछ नहीं है, I2 इज इक्वल टू, आप देखिए ना, VRN, VRN अपॉन ZL। VRN कितना है, तो 400/√3 एट एन एंगल ऑफ 0। ZL कितना है, 3 + J3 3√2 एट एन एंगल ऑफ +45। तो I2 आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 400/√3 डिवाइडेड बाई 3√2। कैलकुलेशन गलती बता देना, ठीक है ना। 54.43, 54.43 एट एन एंगल ऑफ -45। तो I2 जो हमको मिला वो कितना मिला, 54.43 एट एन एंगल ऑफ -45। तो यहां पे KCL लगा लीजिए, KCL लगाएंगे तो IL विल बी इक्वल टू I1 + I2। फेजर जो खाए हैं वो गलती कर गए। ये कितना आया था जरा बताओगे, आई थिंक 20 एट एन एंगल ऑफ 0 था, बताओ जरा। ये I1 कितना था, मैं भूल गया। 20 एट एन एंगल ऑफ 30 था, 30 पे 20 एट एंगल ऑफ 30। I1 आपका लैग कर रहा था लाइन करंट, 30 कैंसिल हो गया, 20 एट एन एंगल ऑफ 0 था। तो 20 प्लस 54.43 एट एन एंगल ऑफ -45, 70 एट एन एंगल ऑफ -33.34। 20√3 था, अच्छा 20√3 प्लस 54.43 एट एन एंगल ऑफ -45, 82.63 एट एन एंगल ऑफ -27। किसी का सही नहीं हुआ, किसी का सही नहीं हुआ, धिक्कार है, शर्म से डूब मरो। 27.7 डिग्री, डूब मरो तुम लोग, ठीक है, छोटा सा कहीं जगह हो गया तो डूब मरो। अच्छा तुम्हारा आ गया था, हाँ ठीक है, जिसका आया था ठीक है, वेल एंड गुड।
ठीक है, जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया डूब मरो। देखो वही चीज़ तो करा रहा हूँ जो डे 1 में कराया था, KCL, KVL, ओम्स लॉ, ये तीन के अलावा कुछ किया हूँ, यूज़ किया हूँ क्या बताओ? आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं +30 -30 पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का, बस वो यूज़ हुआ है। और उसके बाद KCL KVL, तो कैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, पहले KCL पढ़ाया, फिर KVL पढ़ाया, फिर ओम्स लॉ पढ़ाया, फिर उसके बाद आपको 3 फेज सर्किट में कब आपका लीड कर रहा है फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज, कब फेज करंट लाइन करंट कितना एंगल बना रहा है वो पढ़ाया। वो जैसे ही क्लियर हुआ उसके बाद लो फटफट फटफट सब हो गया। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फाइनली आपको जो मिल रहा है -27.7 डिग्री मिल रहा है, 82.63 आपका आंसर है। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, हम लोग अभी जो कैलसीसी यूज करके निकाले। तो पार्ट एक खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड कितना आया 82.63, थीटा कितना आ गया -27.7। चलिए अब पार्ट बी लीजिए, इसमें पार्ट बी लीजिए। Find the active and reactive power drawn by the star load. Find the active and reactive power drawn by the star load. Find the active power and reactive power drawn by the star load. मेरे स्टेटमेंट को समझना, ठीक है। पार्ट बी जो है, फाइंड एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द स्टार लोड। सीधे मैं लिख दिया हूं एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, कहीं पे ऐसा मेंशन किया कि सिंगल फेज निकालना है, कहीं पे ऐसा मेंशन किया कि 3 फेज निकालना है, नहीं। तो जैसे ही आप स्टार लोड देख रहे हो मतलब कि 3 फेज सिस्टम है, तो आपको 3 फेज एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर निकालना है ड्रॉन बाय द स्टार लोड। ठीक है, एक्टिव पावर 26.66 वाट। अच्छा, किलोवाट, स्मृति किलोवाट आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। और शीतल के भी ये आ गया 26.66, मतलब दोनों सेम आ रहा है। ऑब्वियसली सेम आएगा क्योंकि लोड में तो मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, 3 है तो सेम ही आएगा। ठीक है, प्लस में आ रहा है आपका 26.663। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं 3 फेज पावर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अभी सिंगल फेज सिस्टम में आपने देखा, सिंगल फेज सिस्टम में जो हमारा पावर इज इक्वल टू होता था वो क्या होता था, V मल्टीप्लाइड बाय I एट एन एंगल ऑफ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन V एंड I, यही होता था। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझना, ठीक है। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन V एंड I, सिंगल फेज सिस्टम का ऐसे ही करते थे हम लोग सिंगल फेज में। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही करते थे। अब देखो 3 फेज है, तो 3 फेज इज नथिंग बट 3 टाइम्स पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। 3 फेज का मतलब ये है 3 टाइम्स, डायरेक्ट 3 टाइम्स किसके, फेज के। तो 3 टाइम्स ऑफ V फेज I फेज कॉस ऑफ एंगल बिटवीन V फेज एंड I फेज, cos of angle between V phase and I phase, not line voltage line current, नहीं, cos of angle between V phase and I phase। इस चीज को ध्यान रखिएगा, और यही मिस्टेक करते हैं आप लोग।
ठीक है, सीधे 400 देख लेंगे, एंगल इतना है, उसके बीच का एंगल ले लेंगे, नहीं, लाइन वोल्टेज लाइन करंट के बीच का एंगल नहीं है, फेज वोल्टेज एंड फेज करंट के बीच का एंगल है, यही ध्यान रखना है। तो थ्री फेज पावर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ वी फेज आई फेज। अब आपको मालूम है स्टार कनेक्शन है तो वी फेज को हम VL/√3 कर देंगे, आई फेज इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। वो आप मैनिपुलेशन करो तो √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos phi लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, देखना बुक में लिखा होगा √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos phi। ये जो फाई एंगल है दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन VL एंड IL, यही मैं बताना चाह रहा हूं, नोट करके लिख लो ट्रिपल स्टार में, phi is not the angle between VL and IL, phi is the angle between, ये लिख लो जरूरी है, V फेज एंड I फेज। अब देखो स्टार कनेक्शन में I फेज और IL दोनों सेम होता है, लेकिन V फेज VL सेम नहीं होता है, तो इसी में रखो ना, क्या दिक्कत है, इसको आप V फेज एंड IL भी लिख सकते हो क्योंकि I फेज और IL दोनों सेम फेज में होगा, तो इस तरह से आप लिख लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं घुमा सकता था इसमें, इसी में आपको घुमा सकता था और आप घूम जाते भयंकर टाइप से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। पहली चीज, हम लाइन वोल्टेज लाइन करंट में क्यों लिखते हैं, तो ऑब्वियसली इसलिए हम लाइन वोल्टेज लाइन करंट में लिखते हैं क्योंकि हमारा जनरली जो भी थ्री फेज सिस्टम है उसमें जो वोल्टेज दिया रहता है 400 वोल्ट थ्री फेज सिस्टम, तो 400 जो होता है वो लाइन वोल्टेज होता है, इसलिए हम हमेशा लाइन वोल्टेज में हर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टार है तो फेज वोल्टेज फेज करंट बराबर होगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपका अलग होगा, तो इस तरह से आप या तो ये वाला यूज कर लो या फिर ये वाला यूज कर लो, आपकी चॉइस है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताया था कि पावर में ये एंगल वेंगल का झंझट मत रखो, ये एंगल वेंगल उतना टेंशन हमको नहीं देता है, तो पॉइंट ये है कि हम इसका पहले पावर फैक्टर निकाल लें। इसका पावर फैक्टर कितना है, इसका पावर फैक्टर कितना है, इसका पावर फैक्टर कितना है 3 + 3j का, अगर देखो तो 45, एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज इसका 0 पे है और करंट यहां निकाले थे कितना पे आया था -45 पे, आई थिंक -45 था ना, देखो -45, तो पावर फैक्टर इसका उतना हो गया। दैट मीन्स ये सिंगल फेज में अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं तो 3 टाइम्स ऑफ वी फेज कितना था, तो 400/√3, आई फेज कितना था, तो आई फेज इज नथिंग बट I2 54.43 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी फेज एंड आई फेज, वही तो होता है पावर फैक्टर cos 45, एंगल बिटवीन VL एंड आई फेज नहीं कर देना, VL एंगल कितना है 30 और ये 45, तो 75 लिख दिए होंगे कोई कोई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस छोटी छोटी चीज का, वी फेज और आई फेज के बीच का एंगल वहां पे होता है। क्लियर जी सर, कितना आ रहा है बताओ जरा। $26.66 तो सब लोग जो निकाले हैं वो सही निकाले हैं, ये आ जाएगा आपका 26.66 किलोवाट। उसी तरह से रिएक्टिव पावर भी निकालोगे, ये आएगा 26.66 kVAR। रिएक्टिव पावर में यहां लिख देना 3 टाइम्स ऑफ वी फेज आई फेज साइन ऑफ वी फेज आई फेज, ठीक है। तो अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैं आपको डे 1 से फॉलो कर रहा हूं, आप तो हमारे साथ गेम खेल रहे हो, हमेशा अपने पावर निकाला I² करके, I² × XE करके, और यहाँ पे पावर में VI cos phi, आपने बोला था VI cos phi यूज नहीं करना, और फिर यहाँ पे आप VI cos phi यूज कर रहे हो, तो आप वैसे निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे निकाल लो, I² × R कर लो, I² × XE कर दो, उसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो। कंफ्यूजन जो रहे उसी टाइम में उतार लो ना कैलकुलेशन करके। इसका सेकेंड मेथड से कैसे हम निकाल सकते थे, हमको P निकालना है, तो 3 टाइम्स ऑफ, यही तो है I2² × R, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 54.43 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 3, निकालिए कितना आ रहा है। आया ना, मालूम है बहुत लोग ऐसे ऐसे फॉलो कर रहे होंगे और बहुत अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकाल लिए, वो झंझट ही नहीं रखे एंगल वैंगल का, झंझट हटा दो। फिर उसी तरह से रिएक्टिव पावर के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई I2 स्क्वायर इंटू एक्स, 3 मल्टीप्लाइड बाई 54.43, कौन सा आसान हो गया बताओ मुझे। कौन सा आसान है, आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो, ये जो आपको Q मिल रहा है, ये QL मिल रहा है, मतलब कैसा मिल रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पावर, लैगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो इंडक्टर यहां लगा हुआ है एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर, करंट लैग है ना, इसलिए ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है सर, ओके। तो फाइंड द, मैं बता दिया आपको, फाइंड द एक्टिव रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द स्टार लोड। अब डेल्टा लोड का निकाल लो, डेल्टा लोड का निकाल लो। क्या बोल रहे हो, 1/√2 होगा सिराजुद्दीन, 1/√2 क्या बोल रहे हो जरा बताओगे। ₹24 किलोवाट। ओके, अब देखो डेल्टा लोड जो है वो प्योरली रेसिस्टिव है, तो रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द डेल्टा लोड विल बी 0। प्योरली रेसिस्टिव है मतलब रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय दिस डेल्टा लोड विल बी 0। तो रिएक्टिव, इसका सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर आएगा, P डेल्टा विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, 3 क्यों कर रहे हैं मालूम है ना, रटने की जरूरत है क्या, नहीं, फेज का स्क्वायर इंटू आर, पर फेज हम निकाल लिए I स्क्वायर आर से, उसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो आपको मिल जाता है 3 फेज पावर। IRY कितना था, तो 20 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 20, 20 का क्यू निकाल लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए, 24 किलोवाट। ये पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया ना, ये पार्ट सी हो गया। पार्ट डी लिखिए, टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई। तो देखो पार्ट बी में हम इंडिविजुअल इस स्टार लोड का पावर, इस डेल्टा लोड का पावर पार्ट सी में, मतलब बी प्लस सी कर देंगे तो टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई होना चाहिए। जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई इज नथिंग बट P इज इक्वल टू P स्टार प्लस P डेल्टा। उसी तरह Q इज इक्वल टू Q स्टार प्लस Q डेल्टा। इसको मैं QL लिख दूं, कंफ्यूज तो नहीं होगे, लैगिंग लोड है इसलिए मैं QL लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। Q डेल्टा तो आपको मिलेगा नहीं, तो ओवरऑल आपका S जो मिलेगा इनपुट, इनपुट टोटल पावर, ठीक है, इनपुट टोटल पावर P स्टार में कितना था 26.66 और प्लस 24 50.66, तो ये आ गया 50.66 प्लस जे डेल्टा कितना है 26.66। सही है ना, सही है सर, आप पढ़ा रहे हो तो सही होगा, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत है, रॉन्ग हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा मत सोचना, हमेशा टीचर पे शक करते रहो, ठीक है, शक करना जरूरी है, उसी में तो फिर क्वालिटी झलकता है ना, तो हमेशा शक करते रहो, 100% नहीं मानना, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। तो टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई ये हम निकाल ले, कैसे निकाले, पहले इसका हम इंडिविजुअल पावर निकाल लिया एक्टिव रिएक्टिव, फिर इसका इंडिविजुअल एक्टिव रिएक्टिव, और मैं बोला कि जब भी आप ऐसा करो इंडिविजुअल एक्टिव रिएक्टिव इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इन दोनों को ऐड कर दो। कैसे ऐड करना है, तो एक्टिव पावर को एक्टिव पावर के साथ, रिएक्टिव पावर को रिएक्टिव पावर के साथ, तो टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई मिल गया। ठीक है सर, लेकिन ऐसे तो हम इसलिए किए क्योंकि पार्ट बी और सी हमारा मालूम था हमको, ठीक है, अगर पार्ट बी एंड सी मालूम नहीं होता
फिर हम कैसे करते, अगर हमका पार्ट बी एंड सी मालूम नहीं होता तो फिर हम कैसे करते, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, इससे करते कैसे, एस, ठीक है, पर फेज, क्या बोल दिया भाई, लो, एप्पल का है ना अलग ही नौटंकी आईफोन का, एस बोला हूं तो इसको सीरी सुनाई दिया, तो बोल रहा है क्या हो गया, ठीक है। एस सिंगल फेज हम निकालते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सिंगल निकालते हैं, टोटल पावर कितना आएगा, तो ऑब्वियसली देखो सिंगल फेज पर फेज हमारा वोल्टेज कितना है, 400/√3, ठीक है। यहां पे करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, तो ऑब्वियसली लाइन ही करंट ड्रॉ हो रहा है ना, तो लाइन करंट कितना है 82.63, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ कितना है 27.7, √3 VL/IL, हाँ √3 टाइम्स ऑफ VL/IL कर देते हैं ना, इसको भी हटा दो, ठीक है, सीधे 3 फेज निकाल लो ना, √3 टाइम्स ऑफ VL/IL, एस 3 फेज जो होता है वो होता है √3 टाइम्स ऑफ VL/IL कंजुगेट, ठीक है, निकालिए, सेम आना चाहिए। चार सौ एट एन एंगल ऑफ 30 भी लेंगे ना, देख लेते हैं, एट एन एंगल ऑफ 30 भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 2.63, 50 इतना, आंसर एट एन एंगल ऑफ 430 + 27.7, 37.7, अच्छा, VL जब आपका 0 पे होता है तब तो हम कंजुगेट लेते हैं ना, पावर फैक्टर हमको निकालना है, इनपुट पावर फैक्टर, ठीक है। अगर मैं √3 मल्टीप्लाइड बाई 400, 82.63, ठीक है, आंसर एट एन एंगल ऑफ 27.7, नहीं आ नहीं रहा है, VL/IL नहीं कर सकते, पर फेज इज इक्वल टू इतना नहीं कर सकते, √3 टाइम्स ऑफ VL/IL कर सकते हैं, उससे टोटल पावर तो हमारा निकल जाएगा, लेकिन एंगल बिटवीन क्या लेंगे, तो अगर मैं √3, ट्राई कीजिए आप लोग, मैं भी देख रहा हूँ, आना चाहिए 82.63, ये आपका टोटल पावर जो आ रहा है वो आ रहा है 57.247, और ऐसे कितना आया था, ऐसे आया था आपका 24 प्लस ये कितना था 26.67, आया था 50.67, ऐसे आया था 50.67 प्लस 26.67 का जे, तो आंसर का स्क्वायर प्लस 26.67 का स्क्वायर का अंडर रूट 57.26, ठीक है। ये तो अपरेंट पावर हमारा आ गया, एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा वो मेन चीज़ है, एंगल ऐसा होना चाहिए tan इनवर्स 26.67 डिवाइडेड बाई 50 26 और 24 था ना, 26.66 प्लस 24 कितना है 50, ठीक है, तो tan इनवर्स 26.67 डिवाइडेड बाई 50.67, एंगल 27.75, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, करंट का एंगल VL/IL कंजुगेट कर रहे हैं, और लाइन वोल्टेज आपका कितना पे है 30 डिग्री पे, तो यहां लाइन वोल्टेज का एंगल हम नहीं ले रहे हैं, रीजन बता सकते हो, रीजन बता सकते हो, करो √3 टाइम्स ऑफ VL/IL करो, 400 की वैल्यू लो VL की, और इसका एंगल मत लेना, ठीक है, और उसके बाद निकाल के देखो कितना आ रहा है, बताना मुझे मैच कर रहा है कि नहीं।
मैच कर रहा है कि नहीं बताना मुझे, ठीक है। 2.63, ठीक है, आंसर एट एन एंगल ऑफ 27.7। मैंने क्या लिखा देखो, √3 टाइम्स ऑफ VL इंटू IL कंजुगेट लिखा, और √3 मल्टीप्लाइड बाई 400 किया, एट एन एंगल ऑफ 30 नहीं किया, और 82.63 एट एन एंगल ऑफ 27.7 लिया। इसका एंगल लिया करंट का, लेकिन लाइन वोल्टेज का एंगल नहीं लिया, और आंसर मैच करेगा। सौरभ सही हो, वही मैं चेक कर रहा था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। सौरभ ने सही बताया, सौरभ ने सही बताया। एंगल जो हम हमेशा लेते हैं, देखो, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, ना कि मैं वही बताया ना कि कॉस ऑफ एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज लाइन करंट नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा कि 3 फेज पावर में अगर हम P3 फेज लिखते हैं तो √3 टाइम्स ऑफ VL IL इंटू कॉस लिखते हैं फाई। तो ये कॉस के अंदर जो एंगल है वो V फेज और करंट के बीच का एंगल है, पर फेज वोल्टेज एंड पर फेज करंट के बीच का एंगल है। तो उसी हिसाब से ये VL IL और ये हटा दो, स्टार कर दो, और S3 फेज करो, ठीक है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ आपका करंट का एंगल आएगा, क्योंकि फेज वोल्टेज का यहां एंगल कितना है, 0। इसलिए हम लोग 27.7 लिए और 400 नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है। तो देखो, मैं एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई भी निकाल लिया, रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई निकाल लिया, सब चीज निकाल लिया। अब मैं आपसे पूछूंगा पार्ट ई में इनपुट पावर फैक्टर बताओ, इनपुट पावर फैक्टर बताओ, पार्ट ई में इनपुट पावर फैक्टर बताओ। अभी देखो ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि मैं करंट यहां पे एंगल क्यों नहीं लिया 400 एट एन एंगल ऑफ 30 क्यों नहीं लिया, क्लियर हो जाएगा। पार्ट ई बताओ इनपुट पावर फैक्टर, ये क्लियर कर देता हूं। देखो ना, इनपुट पावर फैक्टर जैसे ही पूछूंगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। इनपुट पावर फैक्टर बताओ, अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। पार्ट ई, इनपुट पावर फैक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज का एंगल आपको दिख रहा है 30, करंट का एंगल -27.7, मतलब यहां पे आप ऐसे करोगे 0 डिग्री, वोल्टेज आपका 30 डिग्री पे है और करंट आपका किधर है 27.7, 30 + 27.7 करके आप निकालोगे 57.7, ये V है और ये I है। और उस हिसाब से जो आंसर आपको मिलेगा cos ऑफ 57.7 0.534, कोई लिया कि नहीं, कोई लिया कि नहीं, हाँ 0.3534, स्मृति देखो 0.534, इससे आप निकालोगे 0.534 आएगा, विच इज रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक लोग निकाले थे 0.534। मैं क्या बोला आपको, जो लिखाया था, एक स्टेटमेंट लिखाया था कि जो कॉस के एंगल जो होता है, कॉस के अंदर जो एंगल होता है वो आपका होता है फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। तो इस पूरे सिस्टम को एक स्टार लोड से अगर रिप्लेस करोगे तो फेज करंट इज नथिंग बट लाइन करंट। तो लाइन करंट का एंगल तो हमें मालूम है, फेज वोल्टेज का एंगल बताओ। लाइन वोल्टेज अगर 400 एट एन एंगल ऑफ 30 है तो फेज वोल्टेज कितना पे हो जाएगा, फेज वोल्टेज आपका 0 पे होगा, ये आपका हो गया फेज वोल्टेज, और ये 30, तो ये आपका आ जाएगा cos ऑफ 27.7 ओनली, और cos ऑफ 27.7 0.885, 0.885। देखो मैं जितना खोल के बता रहा हूं ना, मैं लिख के देता हूं, इससे पहले नहीं पढ़े होगे, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, वो लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, रीजन नहीं देते आपको। अब देखो मैं समझाता हूं, जो मैं बोला कि जब आपसे पूछा था यहां पे 3 फेज पावर, तो आपने बोला √3 टाइम्स ऑफ, देखो ये समझ गए ना, ये समझ गए, चलो ठीक है। अब जो फोर्थ पार्ट डी जो था, जिसको समझ में नहीं आया बोले सर रिपीट,
तो देखो रिपीट में कर दे रहा हूं, रिपीट में कर दे रहा हूं कि क्या यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। देखो एस थ्री फेज इज इक्वल टू, इसके जर को समझो, √3 टाइम्स ऑफ वी एल इंटू आई एल कंजुगेट। इससे पहले इसके बेसिक को समझो, इसके बेसिक को समझो, ये आ कहां से रहा है, ए सिंगल फेज इज इक्वल टू वी फेज आई फेज कंजुगेट, ठीक है। और जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप सिस्टम को कैसा मानते हो, स्टार कनेक्शन, मतलब आई फेज इज इक्वल टू आई एल और वी फेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी एल, वी फेज इज इक्वल टू √3 वी एल बाई √3, ऐसा कुछ है। अब देखो पी सिंगल फेज निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, वी फेज आई फेज कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी फेज एंड आई फेज, यही तो मैं बता रहा हूं ऐसा। पी थ्री फेज लिखेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ वी फेज आई फेज कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी फेज एंड आई फेज, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा। अच्छा एस सिंगल फेज अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं वी फेज आई फेज का स्टार, बिल्कुल सही है सर। मतलब इसके अंदर जो कॉस कंपोनेंट आ रहा है, देखो ध्यान से, कॉस कंपोनेंट जो आ रहा है एक्टिव पावर या साइन कंपोनेंट अगर हम बात करें क्यू थ्री फेज की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 3 टाइम्स ऑफ वी फेज आई फेज साइन ऑफ एंगल बिटवीन वी फेज एंड आई फेज। दैट मीन्स कि कोसाइन और साइन दोनों के बीच का जो एंगल आपका निकल रहा है, कॉस के अंदर का जो एंगल है वो एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट है। अब आ जाओ ऊपर थ्री फेज में, यहां पे P अगर थ्री फेज निकलना होगा तो √3 टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस ऑफ, बताओ एंगल बिटवीन क्या, बताओ, एंगल बिटवीन वी एल एंड आई एल, एंगल बिटवीन वी एल एंड आई एल, यस यस, यही था मेन। समझे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इसको और इसको दोनों को बराबर करना है तो एस थ्री फेज विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कंजुगेट। ऐसा अगर करते हो तो सिर्फ और सिर्फ करंट का एंगल आपको लेना है, इसका एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि देखो यहां फेज वोल्टेज का ये मैग्नीट्यूड है, ये फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, तो फेज वोल्टेज को लाइन में आप वीएल बाई √3 डायरेक्ट लिखोगे, 400 एट एन एंगल ऑफ 30 नहीं लिखोगे, क्योंकि कॉस देखो कोसाइन फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का है, इसलिए 400 बाई √3 ये लिखोगे तो ये वीएल हो जाएगा, और √3 से ये 3 काटोगे तो √3 टाइम्स ऑफ वीएल इंटू आई एल, और आई फेज जो है आई फेज इज इक्वल टू आई एल स्टार लोड में, तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी फेज एंड आई फेज, एंगल बिटवीन वी फेज एंड आई फेज इज नथिंग बट 27.7, नॉट 30 प्लस 27.7। अनुराधा एग्जाम में बस याद आ जाए, नहीं याद आएगा, लिख लेना एकदम रेड मार्क से, 4-5 बार सोच लेना इस पे, ठीक है। और एग्जाम में घुमा सकते हैं इस पे यार, ये नया मेरे लिए डेरिवेशन हुआ है, ठीक है, हम भी इतना ज़्यादा सोचे नहीं थे, अभी डिराइव हुआ है तो चलो इसको नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे, नो इशू, ठीक है। लास्ट में आप लोग नोट्स शेयर कर लेना मेरे से, है ना। ये बहुत अच्छा चीज़ निकला है, मैं इतना नहीं सोचा था पहले, ठीक है। तो √3 टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी फेज एंड आई फेज, नॉट वी एल एंड आई फेज, क्लियर। इसीलिए आपका वो आ रहा था, तो ये अगर गलती कर दोगे, अगर एस थ्री फेज पूछे और अगर आप ऐसा कर दिए एस थ्री फेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कंजुगेट, और यहां पे अगर आप ऐसा कर दिए, आई एल कितना है 82.63 एट एन एंगल ऑफ 27.7, ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ 400 इंटू 82.63 एट एन एंगल ऑफ 57.7। ये अगर निकालोगे ऐसे घेर लेना और घेर के ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। कुलकर्णी अगर कुछ और आता फेज वोल्टेज तो वो लेते,
मैं बोला कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, नॉट लाइन वोल्टेज एंड फेज करंट या लाइन करंट। मैं बस इतना ही बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर फेज वोल्टेज मान लो ये लाइन वोल्टेज 45 रहता, ये अगर लाइन वोल्टेज 45 एंगल पे होता तो फेज वोल्टेज 15 डिग्री पे चला जाता, ठीक है। और फेज वोल्टेज 15 डिग्री पे चल जाता तो इसका मतलब क्या होता, फेज वोल्टेज अगर 15 डिग्री पे चल जाता तो इसका मतलब हो जाता करंट उसी हिसाब से लैग कर जाएगा। तो ध्यान रखिए ये सब चीज का, ठीक है। 15 माइनस इतना, तो 15 और माइनस आप करंट का एंगल निकालो तो एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट उतना ही आएगा। एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट इतना ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। देखना, क्योंकि हर चीज रिलेटिव है ना। अगर 15 डिग्री से फेज वोल्टेज को बढ़ा दिए तो करंट भी आपका 15 डिग्री से बढ़ जाएगा ना। तो करंट भी 15 डिग्री से बढ़ा तो 27.7 की जगह पे आपको मिलेगा 5 7 12 माइनस 12.7, ठीक है। तो वो सब चीज आप कैलकुलेट करोगे, जब आप बनाओगे ना फेजर डायग्राम तो कैलकुलेट करना, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट होता है, ठीक है। स्टार बाय डिफॉल्ट, स्टार बाय डिफॉल्ट सचिन, मैं क्या बोला, कोई भी सिस्टम में अगर आप कोसाइन कंपोनेंट या ये सब करते हो तो स्टार बाय डिफॉल्ट लो। इस पूरे दोनों डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन को एक इक्विवेलेंट हम स्टार कनेक्शन में लिख सकते हैं, समझ रहे हो। स्टार बाय डिफॉल्ट लेना है, ठीक है। कुलकर्णी मैं वही बोल रहा हूं, स्टार बाय डिफॉल्ट। अगर डेल्टा सिस्टम अकेले दे देगा, क्वेश्चन ले लेंगे, एक अकेले डेल्टा सिस्टम का देख लेंगे क्वेश्चन लेके, ठीक है। उसमें क्या आ रहा है वो भी कंक्लूजन निकल जाएगा, आएगा सेम ही, अलग नहीं आएगा। क्वेश्चन चेंज तो आंसर अलग आ सकता है, लेकिन प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल लेना है, ठीक है। फेज वोल्टेज फेज करंट, अब डेल्टा में फेज वोल्टेज और आपका लाइन वोल्टेज दोनों सेम होता है तो ऑब्वियसली वहां एंगल डिफरेंट आएगा ना, वो तो हम समझ ही रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज तो मतलब पॉइंट मेरा ये, चाहे स्टार हो या डेल्टा हो, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल लेना, ना कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। हाँ, हो सकता है डेल्टा में आपका फेज वोल्टेज लाइन करंट बराबर है तो आप लाइन वोल्टेज वहां पे ले सकते हो, लेकिन उसमें रिप्रेजेंट करना सही नहीं है क्योंकि स्टार में वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा आप कोशिश करो फेज वोल्टेज फेज करंट याद रखो कि एंगल जो होगा वो फेज वोल्टेज फेज करंट। अब स्टार होगा तो ऑब्वियसली फेज वोल्टेज कुछ अलग आएगा एंगल पे, लेकिन डेल्टा होगा तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों एंगल सेम होगा, तो दोनों एंगल सेम होगा तो उसमें हम कर देंगे कन्वर्ट। पॉइंट समझे सौरभ, मैं वही बता रहा हूं, नहीं समझ रहे हो तुम। डेल्टा कनेक्शन के एक अलग से क्वेश्चन ले लो, तो वहां भी फेज वोल्टेज एंड फेज करंट के बीच का ही एंगल लेते हैं। अब फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो उसी का एंगल ले लिए, अलग बात है, लेकिन हमेशा याद रखो फेज वोल्टेज एंड फेज करंट के बीच का एंगल लेना है, वो मैं बता रहा हूं। डेल्टा में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज बराबर होता है तो ले लो ना लाइन वोल्टेज का एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, वहां आंसर अलग आएगा क्योंकि कनेक्शन तो डेल्टा हो गया ना, स्टार थोड़ी ना। लॉजिक समझो, ठीक है। क्लियर क्लियर करो ना, एक काम करो ना, एक डेल्टा कनेक्शन का एक छोटा सा सर्किट ले लो ना, सिर्फ यही ले लो। इसमें एक काम करो, ये स्टार है ना 3+3j, ये स्टार छोड़ दो, यहां पे एक नया क्वेश्चन बना लो जिसमें 3+3j डेल्टा में कनेक्ट है, और फिर निकाल के देखो ना। क्या करो, यहां पे सिंगल फेज पावर निकाल लो, फिर 3 फेज पावर निकाल लो, और उसके बाद S = VI से निकालो, VL × IL से, तो वहां देखो करके आ जाएगा आंसर। वो कौन सी बड़ी चीज है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। यस, मैं वही बता रहा हूं कि प्रोसीजर यही होगा। स्मृति सही बोल रही हो, मैं वही बोल रहा हूं कि प्रोसीजर यही होगा कि कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज फेज करंट ही आपको लेना है, चाहे कोई भी हो। अब स्टार है तो फेज वोल्टेज और आपका लाइन वोल्टेज दोनों अलग अलग एंगल पे, तो फेज वोल्टेज का एंगल लो। लेकिन डेल्टा है तो फेज वोल्टेज और आपका लाइन वोल्टेज दोनों सेम है तो लाइन वोल्टेज का एंगल ले लो। पॉइंट ये है मेरा। लेकिन जब आप याद करोगे कि एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, तो फिर गलत हो जाएगा ना। और दूसरी चीज, आप वहां पे डेल्टा में देखना, लाइन करंट और फेज करंट के बीच का एंगल चेंज हो गया ना। ये नहीं सोच रहे हो, खाली वोल्टेज देख रहे हो। डेल्टा में आपका फेज करंट और लाइन करंट के बीच का एंगल चेंज हो गया ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमेशा फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल देखो। बढ़िया कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर। ये छोटी छोटी चीज है जहां आप मिस्टेक कर सकते हो, और यही छोटी छोटी चीज आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में निकालते ऐसे ही हो, गलत आ जाता है। तो अगर इससे बचना है, किसी को बोल रहा है सर बहुत टफ हो गया, सर नहीं हो रहा है,
अगर किसी को बचना है तो पार्ट सी और डी जैसे मैं निकाला हूं, पार्ट सी डी नहीं ना, पार्ट बी और सी जैसे निकाले हैं, इसका सिंगल फेज यहां पे पावर निकाल लो मल्टीप्लाइड बाई 3, एक्टिव पावर निकाल लो मल्टीप्लाइड बाई 3, रिएक्टिव पावर निकाल लो मल्टीप्लाइड बाई 3, दोनों को ऐड कर दो वो मिल जाएगा। वैसे कर लो अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है, नोट शेयर करना इसका, है ना। कुछ कुछ चीजें होती है जो क्लास में ही हम लोग को आ जाता है, तो वो चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर यहाँ क्या है कि मेरे पास नोट्स सोर्स रहता नहीं, मैं कभी भी नोट्स लेके पढ़ाया नहीं हूँ, कभी भी नहीं। मेरा सिस्टम ऐसा ही है कि मैं आधा घंटा 1 घंटा सोचता हूँ और सोचने के बाद मैं क्लास ले लेता हूँ। तो कभी कोई लाइव क्लासेस में भी कुछ गलती हो जाती है, लेकिन चलेगा, मजा तो उसी में है ना, मजा तो उसी में। नोट्स लेके पढ़ा देना कोई मजेदार चीज है क्या? जब आप रैंडम कोई चीज आते हो और स्टार्ट करते हो तो कुछ नया डिराइव कर देते हो, वही हुआ अभी। ठीक है, चलिए। हाँ, इसको स्टार्ट कर लेना, ठीक है, कि क्रॉस कर लेना, ये चीज ध्यान रखना कि किसके किसके बीच का एंगल है। छोटी छोटी चीज है लेकिन पूरा आंसर देखते हो कैसे गलत आ जाता है। ओके, अरे यार क्यों मिटा दिया, मेरा दिमाग ही उड़ गया था, क्यों मिटा दिया? ये चीजें आज से पहले नहीं पता था। दैट इज वेरी नाइस, दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, चलिए। पावर सिस्टम में भी देखना कुछ कुछ चीजें मैं खुद ही डिराइव कर देता हूँ। वो कैसे होता है पॉसिबल? क्योंकि आप सोचो, जो पढ़े हुए रूट को सोचो, सोच के कुछ डिराइव करो, कुछ नया निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ पावर सिस्टम में खुद ही निकाल लिया था कि हाँ ये ऐसा होता है, लेकिन कहीं बुक में नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, तो आप डिराइव कर सकते हो, ऐसा रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए। उसमें क्या होता है ना, देखो रिसर्च कैसे करते हैं, कोई पेपर पब्लिश करते हैं, वो कैसे करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, बहुत सारे पेपर को पढ़ के अपना कुछ एक थ्योरम दे देते हैं, अपना एक प्रोसीजर दे देते हैं, और वो क्या होता है, मैच कर जाता है जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो उससे, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट हो गया, वही आप बुक में अपडेट कर देते हो। वैसे ही चल रहा है ना। ठीक है, तो पार्ट ई था ना, एफ कर लो, मैं मिटा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगा। एफ देखो, इनपुट पावर फैक्टर कितना आया था, 0.88, है ना, 0.88 आया था ना, इनपुट पावर फैक्टर 0.88 था। अब देखो क्वेश्चन, देखो, टू इंप्रूव द, लिखो, टू इंप्रूव द इनपुट पावर फैक्टर इक्वल टू, यूनिटी पहले ले लेते हैं, टू इंप्रूव नहीं ना, टू गेट, सीधे लिख लो ना, टू गेट यूनिटी पावर फैक्टर at input side delta connected capacitor bank connected in parallel with load, फाइंड सी पर फेज, कैपेसिटेंस पर फेज निकालना है। हेलो, हाँ मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ, बाद में कॉल करते हैं ना, ठीक है, हाँ ओके। पर फेज जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर बैंक का, एक डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक हमने लगा दिया, कुछ ऐसा, इन पैरेलल विथ लोड। ठीक है, तो आपको सी पर फेज निकालना है ताकि यूनिटी पावर फैक्टर मिले। कहां पे, इनपुट साइड। इफ लोड इज delta then what will be the angle between, मनोज, 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 एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट ले लो, तुमको स्टार लेना है, डेल्टा ले लो, मेरा आंसर यही है, एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, अब निकाल लो। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज 100% एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, 100%। अब निकाल लो तुम डेल्टा का अलग, स्टार का अलग। क्या करो, एक क्वेश्चन बना लो, ठीक है, एक क्वेश्चन बना लो ऐसे, 3 + 3j
एक ये क्वेश्चन बना लो और करो, खुद करो ऑपरेशन। हर चीज पूछते रहते हो, गलत बात है, ठीक है। थ्री प्लस थ्री जे, दो क्वेश्चन ऐसा अलग अलग बनाओ, इसका एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर निकालो, और उसके बाद S इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ VL IL कंजुगेट करके निकालो, मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए, फिर चेक करो, कंक्लूजन निकालो कि फेज वोल्टेज फेज करंट के बीच का एंगल है कि नहीं। करके देखो दीपक, करके देखो ना, करके देखो। अब पार्ट सी मेरे को याद ही नहीं है कौन सा, तो कैसे बताऊं। हाँ, कैपेसिटर कितना आ रहा है 176.8 माइक्रोफेराड 53, ठीक है। एस निकालने के लिए ओवरऑल स्टार लोड मान लिए थे 408 एंगल 0, अगर ओवरऑल डेल्टा माने तब। नहीं मान सकते ना संदीप, बाय डिफॉल्ट स्टार ही लेते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टार ही लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल जब तक वो डेल्टा ना बोले, ठीक है संदीप। अपने मन से कुछ भी मान लोगे तो फिर क्या होगा, फिर आंसर अलग अलग आएगा, तो आप मान नहीं सकते अनलेस अनटिल दिया ना हो। चलिए निकालिए सी पर फेस, कितना आ रहा है 0.53 आ रहा है, 177 क्या माइक्रो मिली क्या, 1.76 माइक्रोफैराड एक आया आंसर, 1.76 माइक्रोफैराड। अरे इसमें कुछ नहीं है यार, टोटल एक्टिव पावर देखो सीधे निकाल सकते हैं हम लोग इससे, टोटल एक्टिव पावर कितना था हमारा 26.66 प्लस 24, यही था ना, और टोटल रिएक्टिव पावर QL कितना था, QL था हमारा 26.66 kVAR, और यही हमारा एपरेंट पावर था, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो, टू गेट यूनिटी पावर फैक्टर एट इनपुट साइड डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, फाइंड सी पर फेस। तो जो रेटिंग होगा कैपेसिटर का, आपको क्या करना है, यूनिटी पावर फैक्टर निकालना है, यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए। अभी पावर फैक्टर कितना है, ये एंगल कुछ था ना 27.7, ठीक है। तो अभी आपका पावर फैक्टर इतना है, अगर इसको जीरो करना है, पावर फैक्टर एंगल इतना, अगर इसको जीरो करना है तो हमको एक कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा QC, जिसकी वैल्यू कितनी होगी QL के बराबर, मतलब 26.66 kVAR के बराबर। तो रेटिंग ऑफ QC निकल गया। आप देखो इसी के अक्रॉस आप 400 ले रहे हो ना, इसी के अक्रॉस 400 ले रहे हो ना, बेसिक चीज था, इसी के अक्रॉस ये कैपेसिटर बैंक है, यही तो आपका 400 है, ये 400 है, ठीक है। तो यहां देखो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों क्या हो गया बराबर, तो ये जो आपका QC की वैल्यू निकलेगी 26.66 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V फेज का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 3 टाइम्स ऑफ V फेज का स्क्वायर अपॉन XC, 3 टाइम्स ऑफ VL नहीं किया हूं, रटो मत, 3 टाइम्स ऑफ V फेज का स्क्वायर अपॉन XC। अब देखो डेल्टा लोड है, तो डेल्टा लोड है तो V फेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज हो रहा है, तो हम 3 टाइम्स ऑफ VL स्क्वायर अपॉन XC का वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो हमेशा फेज में रखो। फेज में रखने से फायदा क्या है कि चाहे स्टार हो डेल्टा हो मैनिपुलेट कर सकते है ना। तो उस तरह से आपका 26.66 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V फेज इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर, और XC हो गया ओमेगा C, 50 हर्ट्ज ले लीजिए, तो C की वैल्यू कितनी आएगी 1.76 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आपका फराड है। तो मिले में अगर आप इसको लेते हो नीचे, या सीधे आप माइक्रो में ले जाओ, तो 176 माइक्रोफैराड, 176 माइक्रोफैराड ये करेक्ट है। मिली कैसे ला दिए, ऊपर में 100 नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे वाला ऊपर 10 टू द पावर -6 दे देगा और ऊपर वाला 176 दे देगा,
तो 176 माइक्रो फैराड आएगा ना। सही है कि गलत है मेरा? क्लियर करो। क्लियर करना। यस सर, करेक्ट। अरे फ्रीक्वेंसी 50 ले लो ना, ठीक है, भूल गया था। अगर नहीं दिया हुआ है तो 50 लेके बना दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें 50 हर्ट्ज दिया रहेगा, टेंशन ना लो, या जितना दिया रहेगा उतना ले लेना। अभी नहीं दिया हुआ तो मैं 50 लेके बना दिया। कॉन्सेप्ट को समझो और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो सी हमको जो पर फेज मिला वो कितना मिला? 176 माइक्रोफैराड, 176 माइक्रोफैराड। अब देखो कितना था, एफ था ना, जी बनाओ, पार्ट जी बनाओ। टू गेट यूनिटी पावर फैक्टर इनपुट साइड, स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, फाइंड सी पर फेज। फटाफट बनाइए, फटाफट, ठीक है। कितना आ रहा है? 0.53 मिली फैराड। अब देखो स्टार कनेक्टेड लोड हो गया तो क्या पावर ट्रायंगल में कुछ चेंजेस आएंगे? क्या पावर ट्रायंगल में कुछ चेंज आने वाला है? तो नो सर, वो लोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि स्टार है या डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक है या फिर स्टार कनेक्टेड। पावर ये जो है ये तो लोड का है ना, ये तो आपका डेल्टा का, ये कैपेसिटर बैंक का तो पावर है नहीं, ये तो क्या है आपका लोड का है। जो दो लोड हम लोग पैरेलल में लगाए थे उसका इक्विवेलेंट आपका पावर इतना है, ये कैपेसिटर बैंक का थोड़ी ना पावर है। तो ये तो कैपेसिटर बैंक पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ये तो उतना ही रहेगा। अब हमको यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए, तो क्यूसी हमारा लोड का कितना है? 26.6 kVAR, तो उसी के बराबर हमको क्यूएल जो है हमारा इतना है, तो क्यूसी भी उतना ही होना चाहिए यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। कुछ और पावर फैक्टर रहता तो हम निकालते, ठीक है, पावर ट्रायंगल से कुछ और पावर फैक्टर क्वेश्चन ले लूंगा। अगर हमको यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए तो इसको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करना है मतलब क्यूसी की रेटिंग अभी भी इतना ही है। अब स्टार कनेक्टेड हो गया तो क्यूसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वी फेज का स्क्वायर अपॉन एक्सी। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, सेम है, लेकिन कहां चेंज हो जाएगा? देखो 26.66 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ। अब देखो स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटर बैंक कैसा हो गया? स्टार कनेक्टेड। अब जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो 400 वोल्ट लाइन टू लाइन है, तो इसका फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा? 400/√3, ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था। 400/√3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा सी। सी की वैल्यू बताइए। हाँ, 528 30 जो भी आ रहा है वही है। अब यहां एक चीज समझने वाली बात है, पहले वाले डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में और स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो कंक्लूजन निकलेगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले वाले डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में हमारे पास सी पर फेज कितना था? 176 माइक्रोफैराड। अब जैसा ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम हुआ तो डिफरेंस कहां आ रहा है? इस 400/√3 में। पहले जो लिखे थे हम लोग सिस्टम वो ऐसा लिखे थे 3 टाइम्स ऑफ 400 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा सी की वैल्यू आई थी 176 माइक्रोफैराड। अब स्टार कनेक्टेड हो गया तो 400/√3, मतलब कि यहां पे देखो 400 का स्क्वायर बाई 3, यही आ रहा है ना। देखो पहले वाला अगर सिस्टम लोगे तो 26.66 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 400 का स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी। अगर ये 3 हटा दो, अगर ये 3 हटा दो तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का ऐसा वैल्यू आ गया। इस 3 के वजह से ही सी जो फेज का आया वो 3 टाइम्स ऑफ सी पर फेज जो भी हम
डेल्टा में निकालें उससे। तो 176 मल्टीप्लाइड बाई 3 बिना सोचे समझे, अगर डेल्टा का मालूम है, स्टार का निकालना है, तो 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई कर दो पर फेज से, आपको मिल जाएगा। अनूप तुम तो बहुत पीछे चले गए, यहां एंगल क्यों नहीं लेते? बहुत पीछे चले गए अनूप, बहुत पीछे चले गए। बताओ भाई यहां एंगल क्यों नहीं लेते? बहुत पीछे चले गए अनूप। ठीक है, हम लोग बहुत आगे आ गए हैं अब। 3 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर, 3 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर, 3 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर इंटू एक्स सी, 3 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एक्स सी। उसमें एंगल कहाँ लेंगे? बहुत पीछे चले गए अनूप। ठीक है, चलो आगे हम लोग। तो ये समझो इस चीज को, हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि आपको एक ही क्वेश्चन में हम बोले कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में 176 आ रहा है, स्टार कनेक्टेड में आपका क्या आ रहा है? 3 टाइम्स ऑफ 176। तो यही तो होता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन। पढ़े हो कैपेसिटर का डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन? पढ़े हो जो डीसी में पढ़ते हैं? डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में मान लो आपका जो 176 माइक्रोफैरड है, तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हो तो 3 टाइम्स ऑफ 176 माइक्रोफैरड आता है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल आता है। आता है ना? यस और नो? अरे भाग गए क्या सब? ये लग रहा है बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहां देखो हम लोग कन्वर्ट किए हैं, कन्वर्ट, रिकनेक्ट नहीं किए। रिकनेक्ट करते तो अलग होता, कन्वर्ट किए हैं। समझ रहे हो? ये चीज था। ठीक है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में पूरा खोल दिया ना? जरूरी थोड़ी ना है कि अलग अलग क्वेश्चन में कराऊं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूं, फिर आप सोचो अरे इतना क्वेश्चन है। नहीं, एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो ए टू जेड। और इसमें मेरे को एक एक्सप्लेन करना था। चलो एक और ले लेते हैं। ठीक है, टू गेट 0.9695 ले लो अपने हिसाब से, 95 पावर फैक्टर 0.95 एट इनपुट साइड, स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड, फाइन सी पर फेज। ये निकाल लीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे 3 फेज। ये निकाल लीजिए 0.95। यूनिटी पावर फैक्टर था तो कोई इशू नहीं था, लेकिन 0.95 है तो क्या डिफरेंस आएगा, वही मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं और वही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। उसके बाद ये 3 फेज खत्म। यस अविनाश, इसको 2 बार क्या 3 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है अनूप? और अनूप, वी स्क्वायर बाई एक्स सी, आई स्क्वायर इंटू आर, इसमें हम एंगल क्यों नहीं लेते हैं? एंगल इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि पावर ट्रायंगल आप नहीं पढ़े हो। बेसिक जाओ। मैं बोला कि जब भी आप आई स्क्वायर आर लिखो, आई स्क्वायर एक्स सी लिखो, वी स्क्वायर अपॉन एक्स सी लिखो, वहां एंगल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर ट्रायंगल में हमेशा पी आपको इधर मिलेगा, क्यू एल इधर मिलेगा, क्यू सी नीचे मिलेगा। स्टार कनेक्टेड है ना क्वेश्चन, एच ले लो ना। टू गेट पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.95, स्टार कनेक्टेड है। कल्याणी स्टार कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड नहीं है। स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक है, बाकी चीजें सेम है, बाकी चीजें सेम है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो 3 फेज सर्किट कोई हेवी चीज नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है, कुछ खुद सोचना है, समझना है, और उस हिसाब से क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर तो गए, रटो तो गए, रटना नहीं है अपने को।
विशाल 0.199 मतलब 0.12 माइक्रोफैराड आ रहा है, ठीक है। टू 200 माइक्रोफैराड। विशाल चेक करना एक बार, कुछ गलती की हो, बनाइए आप लोग।